नमस्कार मित्रों, मैं ओम सिंह भाटी। आज एक वीडियो छोटा सा तो नहीं होगा, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिसमें बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि सर हमने संस्कृत एजुकेशन को अच्छे से पढ़ के दिया है, हमारा स्कोर भी अच्छा सेट हो रहा है, सब्जेक्ट में हमने अच्छा किया लेकिन जीके में मात खा गए। तो अब उन स्टूडेंट्स के लिए आज के बाद आपकी नए साल में क्या क्या रणनीति हो सकती है, क्या क्या आपको फॉलो करके चलना है, आपके अपने मैटर में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, उसको लेके इस वीडियो के अंदर यहाँ पर अगर मैं खुद एग्ज़ाम दे रहा होता तो मैं मेरे खुद को मान के मैं आपको एक अनुमानित या फिर मैं आपको एक जो मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि जो आगे वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो आज मैं बात करूंगा वे स्टूडेंट्स जिन्होंने संस्कृत शिक्षा विभाग वाला भर्ती के अंदर जो टाइम है उस पेपर को अच्छा टाइम दिया और अब वे आगे क्या और किस प्रकार से तैयारी करें। स्पेशली बात होगी उनके लिए जिनका सिलेबस संस्कृत एजुकेशन तक एक दो बार पूरा हो गया और उन्होंने अच्छे से रिविजन करके और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जैसे भी करके उन्होंने अपना शेड्यूल फॉलो करके एग्ज़ाम दिया है और उस एग्ज़ाम में अच्छा करके आए हैं। वे विद्यार्थी अगले आने वाले एग्ज़ाम के अंदर 9 महीने के अंदर अपने को खुद को किस तरह से कॉन्फिडेंस रखें, खुद को किस तरह से मेंटेन करें ताकि उस एग्ज़ाम के अंदर आपकी एक सीट पक्की हो जाए। मैं मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगा कि क्या कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो जनरल एजुकेशन का एग्ज़ाम है उसमें और जो संस्कृत एजुकेशन का एग्ज़ाम है, संस्कृत एजुकेशन का जो एग्ज़ाम है उन दोनों में क्या फ़र्क है। इसमें फ़र्क यही है कि इन संस्कृत एजुकेशन और जनरल एजुकेशन में समानता ये है कि इन दोनों का सिलेबस क्या है, समान है। इन दोनों का सिलेबस समान है, उनके अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है उनके टॉपिक्स में कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन डिफरेंट यहाँ आता है, किसका आता है, जो मार्क्स हैं उनका क्या आता है, वर्गीकरण का डिवाइडेशन नहीं है। किसमें, जनरल एजुकेशन में नहीं है, लेकिन इसमें मार्क्स है उनका डिवाइडेशन दिया हुआ है कि किस लेवल के। जैसे इसमें 2 लेवल तो हो गए, एक 11th-12th लेवल का दिया हुआ है, इसमें 11th-12th लेवल का दिया हुआ है कि 180 मार्क्स का पूछा जाएगा, 180 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर इसमें लिखा है कि ग्रेजुएशन लेवल है, आपके जो ग्रेजुएशन लेवल है वहाँ से कितना पूछा जाएगा, 80 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके। और फिर जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधियाँ हैं, उसके आपके कितने मार्क्स आएंगे, ये 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल आपका जो स्कोर बनता है वो कितना होता है, 300 मार्क्स का होता है। और जो टोटल क्वेश्चन बनते हैं 150 क्वेश्चन बनते हैं, 150 क्वेश्चन में 300 मार्क्स होते हैं। इस तरह से संस्कृत एजुकेशन में डिवाइडेशन दिया हुआ है। अब जिस एग्ज़ाम के अंदर ये डिवाइडेशन दिया हुआ है कि 11th-12th के लेवल से, कोई बोल रहा है ना कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़्यादा आ गया, 11th-12th लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा थे, क्योंकि इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि यहाँ 180 नंबर का वर्गीकरण दिया हुआ है कि वो 11th-12th से पूछे जाएंगे। हालांकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आरबीएसई और एनसीईआरटी दोनों से बराबर पूछे गए। जितने एनसीईआरटी में मिले उतने आरबीएसई में भी पढ़े हैं। लेकिन एक इस पेपर के अंदर एक बात ये अच्छी लगी कि जो क्वेश्चन की लाइन है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, वो आरबीएसई की तुलना में एनसीईआरटी से उठाई गई है। बिल्कुल सत्य बात है ये। लेकिन जो क्वेश्चन आरबीएसई में मिलने थे वो आरबीएसई में भी पढ़े हैं ना, उतने के उतने क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिले हैं और लोग उतने ही क्वेश्चन क्या मिले हैं, आरबीएसई से भी मिले हैं ना। तो लगभग 35 क्वेश्चन, सीधी बात है कि वो एनसीईआरटी से 11th-12th के लेवल से तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना, तो वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि यहाँ डिवाइडेशन दिया है। लेकिन जनरल एजुकेशन के अंदर जो आपका मार्क्स का वर्गीकरण है वो नहीं दिया है, जिसकी वजह से यहाँ जो पेपर बनेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का अधिक बनता है। मतलब यहाँ जो बनता है वो 50-50% बनता है। पिछले एग्ज़ाम में भी यही हुआ था कि जो क्वेश्चन थे पूरे बायोलॉजी केमिस्ट्री के अंदर, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, फिजिक्स के अंदर भी थे, जिनमें कोचिंग वालों की भी हवा नहीं लगी थी। 10 दिन तक किसी भी कोचिंग की आंसर की नहीं आई थी। और जिन्होंने आंसर बनाने की हिम्मत की थी, जो सवा शेर बन के आए थे, उनमें उन्होंने क्या किया था, लगभग सबसे पहले आंसर की जिन्होंने डाली थी मिलाया था, उनसे बहुत सारे स्टूडेंट, मैं तो खुद सोच के गया था कि मैं यार उसके आंसर की से मैं खुद बाहर होने वाला था। लेकिन जब मेरे खुद के मैंने नोट्स मिलाए, जब कलाम की आंसर की आई, उससे मैच किया, तब जाके बैठा कि अपन बिल्कुल सेफ हैं। तो यहाँ मार्क्स का डिवाइडेशन नहीं होने के कारण यहाँ ग्रेजुएशन को भी टच किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ
मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने मैटर में थोड़ा अपडेटेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कोचिंग के ऊपर आप पूरी तरह से एक अच्छी तरह से उसके ऊपर डिपेंड रह के नहीं रह सकते कि मैं इस कोचिंग का मैटर पढ़ लूँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि नहीं होगा, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि एक पूरा मैटर किसी भी कोचिंग से नहीं मिलता है। जितने क्वेश्चन आते हैं उतने नहीं मिलते हैं। जितने क्वेश्चन तो क्या मैं बोलूँ कि 60% अगर कोचिंग से मैटर मिल जाता है किसी भी कोचिंग से, तो वो मैटर बहुत अच्छा मैटर होता है, क्योंकि 60% में सिलेक्शन भी हो जाता है। लेकिन बात वही आती है कि वो मिलता नहीं है। अब तो इस बात के मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए, हालांकि कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर नहीं है उसको ऑनलाइन ऑफलाइन से बेटर है कि ऑनलाइन से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। अब कोई कहता है कि ऑनलाइन, वैसे इस वीडियो में कोई कोचिंग किसी की कुछ चर्चा करने से करनी नहीं है। अपने को ये बताना था कि जो संस्कृत एजुकेशन का एग्ज़ाम है वो मार्क्स डिविडेशन के आधार पर पेपर जो बना है वो एनसीईआरटी आरबीएसई से दोनों से बना है, और यहाँ के क्वेश्चन ज़्यादा बने, और ये वाला पेपर पिछले संस्कृत एजुकेशन की तुलना में ईजी था। इसको कह सकते हैं कि ईजी था क्योंकि 11-12 की लाइनों से, किताबों से सीधी लाइनें उठाई हुई। केमिस्ट्री में तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे गए। टीचिंग मेथड तो बिल्कुल समझ पर आधारित, मतलब पॉजिटिव अप्रोच के साथ में जिसने क्वेश्चन का आंसर दिया है उसके टीचिंग मेथड में 20 में से 20 राइट हुए हैं। अब आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको क्या करना है, एक छोटे से वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप आने वाले एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप अपने मैटर में, अगर आपने अपना मैटर पिछला पढ़ा है, अब उस मैटर के अंदर आपके अगर बायोलॉजी में, देखो केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो बायोलॉजी में आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन के मैटर को ऐड करने की कोशिश करें। कुछ जो टॉपिक आपके मैटर में नहीं है या आप उसके लिए पढ़ सकते हो, तो बायोलॉजी के लिए अगर आपके मैटर में कमी है, देखो कमी है या नहीं है ये आपको समझना पड़ेगा। आपके मैटर के पास देखो तैयारी एक बार होती है, बार बार तैयारी नहीं होती है, तो ऊपर से पद कम है। अगर उस कम पदों के अंदर आप अगर मैटर आपके पास अच्छा नहीं है, किसी के भी ऊपर भरोसा करके आप जा रहे हो कि मैं इतना पढ़ ला, मुझे कोई मैसेज करता है ना कि मैं तो आपके नोट्स, शॉर्ट नोट्स और बुक पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। मैंने मेरे मतलब जो बनाया था वो बिल्कुल शॉर्ट है, तो उससे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन तक पढ़ने के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उससे नहीं होने वाला। हालांकि जो पीवाईक्यू बुक है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी अगर बैक एक्सप्लेन के साथ में दी हुई है तो वो एग्ज़ाम में डंका बजा रही है। तो निश्चित रूप से उस बुक से क्वेश्चन इस बार भी बहुत सारे मिले हैं, आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत सारे मिलेंगे, ये 100% श्योर है कि बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपको बायोलॉजी को, अगर आपके मैटर के अंदर ग्रेजुएशन का मैटर ऐड करता है, तो बायोलॉजी के लिए एक आरबीडी पब्लिकेशन की बुक आती है, मतलब अच्छी किताब है, शानदार किताब है आरबीडी पब्लिकेशन की। मैंने टेलीग्राम के ऊपर पेज डाल रखे, नहीं है तो मैं आज और एक पीडीएफ डाल दूंगा। वैसे मैंने वीडियो एक जो बुक सिलेक्शन वाली वीडियो है उसमें फ़ोटो पड़े हैं। तो ये आरबीडी पब्लिकेशन वाली आप किसके लिए लानी है, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, पादप कार्यकी के लिए आप ये किताब लाके अपने मैटर के अंदर जितने भी टॉपिक है, कौन कौन से, एक पादप पोषण मतलब प्लांट न्यूट्रिशन, और एक वाटर रिलेशन, और तीसरा टॉपिक आपके कौन सा, तीसरा टॉपिक यहाँ पर आता है आपके रेस्पायरेशन। ये टॉपिक इसके अंदर बहुत अच्छा रखा है, फोटोसिंथेसिस, ये भी टॉपिक इसके अंदर बहुत अच्छा रखा है। और चौथा है प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, ये वाला टॉपिक स्पेशली इसके अंदर। और एक टॉपिक कौन सा आपके, एंजाइम। ये 6 टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक होते हैं, और अपने आप में एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस मैटर में अगर आपको कमी लगती है इस मैटर के अंदर, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आरबीडी पब्लिकेशन जो बहुत अच्छी किताब है, जोधपुर यूनिवर्सिटी JNVU के अंदर चलती है, उस बुक के जो मैटर दिया हुआ है, आपको लगता है कि उससे आपको कौन सा मैटर ऐड करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस बुक को लेके बैठो और पूरी बुक को ही छाप दो, नोट्स मतलब छपाई दो, नहीं लिखना ऐसा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर नोट्स बनाने आते हैं तो उसमें से आप
उस मैटर को ऐड करने की कोशिश करें। ये वाले चैप्टर जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्ज़ाम के अंदर, आपका गलत नहीं होगा अगर आप वहाँ से शॉर्ट नोट्स बना के आपके मैटर के अंदर ऐड करते हो। तो ये वाला चैप्टर हो गया। दूसरी एक किताब और आती है सेल बायोलॉजी की। सेल बायो और जेनेटिक्स की अच्छे क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। हालांकि मैं इस मैटर में अधिक पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ जो 12th की किताब है, 12th नहीं 11th की RBSC की बुक है, वो जो है वो सेल बायोलॉजी को बिल्कुल, सेल बायो का जो टॉपिक है उसको बिल्कुल अच्छे से कवर करती है और वहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये जेनेटिक्स की बुक है, वो 12th की RBSC बुक के अंदर बहुत अच्छे से मैटर दे रखा है, उससे आप अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर दो। बाकी ये जितने भी मैटर हैं बायोलॉजी के लिए अपनी मध्य मार्च तक एक जो PYQ बुक है, अपडेट PYQ बुक, जिसके अंदर टोटल 2500 क्वेश्चन और NCERT सार संग्रह जिसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में उसके पीछे डाल के दे दिया जाएगा, जिसमें अपने साथ में त्रिभुवन सिंह देवड़ा सर भी अपने साथ में काम करेंगे। कल उनसे आपको बिल्कुल रूबरू करवाएंगे, एक लाइव VC के माध्यम से बात करेंगे कि किस तरह से उस बुक के ऊपर काम होने वाला है। तो उस बुक को जो अलग से अच्छे करने वाले हैं। उसके बाद में ये बायो के और भी टॉपिक है ना, जो उसमें आपको अलग से आपको लगता है, तो मैंने ये 2 बुक बताई हैं। ये सेल बायोलॉजी के लिए CBH की भी एक पब्लिकेशन की अच्छी बुक आती है, मेरे पास फ़ोटो पड़ी है, मैं आपको डाल दूंगा। अगर पढ़ सकते हो तो ही ला के पढ़ना, नहीं तो आप 11th-12th की RBSC किताबों को ऐड कर देना अपने नोट्स के अंदर। आपके जो नोट्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर रूप से तैयार हो जाएंगे। और बाकी जो बचेगा प्रैक्टिस की मेरी गारंटी कि जो प्रैक्टिस के नाम पर जो डर था वो मैं 10,000, 12,000, 15,000 क्वेश्चन जितने मुझे देने हैं, मैं एग्ज़ाम तक 5,000 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं टेस्ट सीरीज और बुक से। अब उन्हीं क्वेश्चनों को वापस मैं एक्सप्लेन करके और मैटर ऐड कर दूंगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं आपके पास बचने वाला है। तो ये जो चैप्टर है बायोलॉजी के, अगर आपको मैटर कम लगता है, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर 50+ क्वेश्चन पाए जाएंगे आपको वहाँ पेपर के अंदर, और 50+ क्वेश्चन का सामना करने के लिए आपके पास अच्छा मैटर भी होना ज़रूरी है। स्पेशली उसमें जो बॉटनी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने सेकंड ग्रेड के अंदर, बॉटनी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी से तो आते ही आते हैं, तो वो प्लांट फिजियो आप ये किताब ला के अगर कर देते हो, आपके मैटर के अंदर ऐड कर देते हो, तो मुझे उम्मीद है कि आपका बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अच्छा कर लोगे। अब जिसका बेस ही अच्छा नहीं है और इस बुक को ला के करेगा, तो सीधी बात है कि वो मात खा जाएगा। वो कोचिंग को फॉलो करे और उसके बाद में जो अपनी बुक आने वाली है उसको फॉलो करेगा, तो आपका उसका मैटर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बायो के और भी टॉपिक है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा कि किस टॉपिक को किस प्रकार से तैयार करें और किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, वो भी अलग मेरे वैसे भी एक वीडियो डाला हुआ है पहले का, लेकिन और भी बात कर लेंगे। तो उनको क्या करना है, अपना मैटर में थोड़ा सा क्या करना है, सुधार कर सकते हो अगर आपको कमी लगे तो। केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, रसायन विज्ञान या फिर अपन बात करें कि केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए कोई नया मैटर पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। आप क्या करो, NCERT को फॉलो करिए। अब आपके साथ में अगर आप कोचिंग को, केवल कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि आप NCERT को बिल्कुल फॉलो करें। क्या करें, अपने नोट्स के साथ में NCERT बुक को पढ़ें और नोट्स के साथ में इस बुक को क्या करें, NCERT को क्या कर दो, ऐड कर दो। या NCERT नहीं पढ़ सकते तो मैंने मेरे टेलीग्राम के ऊपर शॉर्ट नोट्स डाले हुए हैं, उन शॉर्ट नोट्स NCERT से बने हुए हैं इस एग्ज़ाम के अंदर और 2022 वाले एग्ज़ाम के अंदर मेरे नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन छपे हैं, क्योंकि वो NCERT से बनाए गए, सीधी बात है वहाँ से छपने हैं। और फिर यहाँ जो प्रैक्टिस आपको करनी है, वो आपकी क्या आ जाएगी, अपनी जनवरी लास्ट तक क्या आ जाएगी, एक बुक आ जाएगी अपनी PYQ वाली अपडेट आ जाएगी, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, 2000 क्वेश्चनों का क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, 2000 क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन होगा। और उसके साथ में किसको ऐड किया जाएगा, NCERT के फैक्ट को भी यहाँ पर डालने वाले हैं, NCERT के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको भी डालने वाले हैं। मतलब ये दोनों किताबें आपके लिए एक रामबाण साबित होकर एग्जाम में आएगी, जिसमें लगभग कितने 5000 क्वेश्चन का क्या होने वाला है,
पोस्टमार्टम होने वाला है, वो हो रहा है। तो वो जो आपके पास पहले वाली किताब है उसको एक बार और पढ़ लीजिए, तब तक आपके सामने दोनों बुक आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें मैटर में आपको कोई मैटर ऐड करने की आवश्यकता है नहीं, ये तो मैंने मैटर की बता दी। फिर आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से खुद को मैनेज रखना है, वो मैं आगे बात करता हूँ। अब तीसरी बात आती है किसकी, टीचिंग मेथड की बात आती है। देखो, टीचिंग मेथड मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अपनी बुक जो भी टीचिंग मेथड में पढ़ के गया है वो लगभग 17-18 क्वेश्चन करके आया है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है और 16-17 क्वेश्चन तो उस बुक के अंदर डायरेक्ट एग्जाम में सीधे मिले हैं। और बहुत अच्छी किताब है, छोटी सी किताब है, टीचिंग मेथड की बुक है, उसको आप पढ़ सकते हो। अगर आप टीचिंग मेथड पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक सर जी है हमारे रियाज सर, उन रियाज सर की वीडियो देख लीजिए, तो आपको टीचिंग मेथड वीडियो से अच्छी हो जाएगी। और किस में रटने की कैपेसिटी अच्छी है तो फिर अपनी बुक्स, क्योंकि कभी रटने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी समझ पर आधारित आ जाते हैं। समझ पर आधारित नेगेटिव आंसर नहीं करना, इतना ध्यान रख के ब्याह करते। जैसे पिछला पेपर था वो समझ पर आधारित था, उसमें आप नेगेटिव ऐसा ना सोच के, मतलब नेगेटिव जो ऑप्शन है उसको ना सोच के पॉजिटिव ऑप्शन की तरफ जाके अगर करते हो तो वहाँ आपके टीचिंग मेथड में गलत नहीं होगा। तो ये टीचिंग मेथड की बुक अभी क्या है, स्टॉक ख़त्म हो रखा है, लगभग स्टॉक ख़त्म है। तो स्टॉक कब से आ जाएगा, 10 जनवरी से 10 जनवरी से आपकी एक न्यू बुक आ जाएगी। और इस बुक के अंदर क्या करने वाला हूँ मैं, संस्कृत शिक्षा अभी जो पेपर हुआ है, संस्कृत विभाग वाला अभी का पेपर है, उसको मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा। एक टॉपिक मुझे उम्मीद है कि मैं CCE को भी इसके अंदर ऐड कर दूंगा। बाकी जो मैटर है वो आपका सेम पहले वाला सेम रहेगा और बहुत अच्छे से उस किताब को लिखा गया है। तो ये टीचिंग मेथड में आपको अपना मैटर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब किस तरह से स्टार्ट करना है, अगर आप मतलब आप जैसे कल से ही स्टार्ट कर देते हो, कब तक, 7 जनवरी से लेकर, अब ऐसे स्टार्ट कर दो कि 7 जनवरी से लेकर 7 सितंबर तक, 7 जनवरी से लेकर 7 सितंबर तक टोटल कितने महीने आते हैं, 9 महीने आते हैं। ये 9 महीनों के अंदर, इन 9 महीनों के अंदर आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है उसको मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है, जो विद्यार्थी जिनका सिलेबस बहुत अच्छे से हो रखा था और सब कुछ हो रखा है, तो सबसे पहले आपका जो मैटर है उसमें आपने क्या कर दिया, उस मैटर के अंदर आपने अपना संशोधन कर दिया है कि मैंने ऐड कर दिया। अगर संशोधन की गुंजाइश है तो यहाँ डालना, नहीं तो मत डालना। और पूरा विश्वास अपनी दोनों बुक पे आप अगर करना चाहते हो तो आपको संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि उस बुक के अंदर हम सब कुछ डालने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। सीधे छपने वाले जो क्वेश्चन हैं वो बुक पे डालने वाले हैं, क्योंकि इस बुक के अंदर भी थे। केमिस्ट्री का तो सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया है अपनी बुक से, अब देखो तो सही उसको जाके। लेकिन बात वो आती है कि कुछ क्वेश्चन अब पूरे में से पूरे कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी आप जाके कर लो, कोई बड़ी एक 500 पन्नों की गाइड लेके आ जाओ बायोलॉजी की, पूरे में से पूरे नहीं मिलेंगे। लेकिन बात ये आती है कि लगभग 70-80% जो मैटर होगा, 50% क्वेश्चन, 50% मतलब 75 क्वेश्चन अपनी बुक से डायरेक्ट मिलते हैं, दोनों बुक और टीचिंग मेथड और टेस्ट सीरीज से। फिर इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। संशोधन करना हो तो आप अपने मैटर में कर देना, नहीं तो आपको क्या करना है, आपका जो एक मैटर है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। आपका जो मैटर है, अगर आप चेंज नहीं कर, संशोधन नहीं करना चाहते हो कि मैटर बिल्कुल सफिशिएंट है, मेरा अच्छा स्कोर रहा था, बस थोड़ी सी कमी रही थी, उसको दूर करना है, तो वो करना है तो आप कर सकते हो। तो वो आपका एक मैटर सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरी आप क्या कर लीजिए, जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आपके पास होना चाहिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए पहले वाले आपके पास में बुक है, उससे आप लगा सकते हो। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जनवरी अंत तक, जनवरी लास्ट तक, जनवरी अंत तक आपकी क्या आ जाएगी, केमिस्ट्री की बुक आ जाएगी। केमिस्ट्री की बुक आ जाएगी जिसके अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपके 2000 क्वेश्चन होंगे। 2000 क्वेश्चन होंगे विद क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, और उसके साथ में क्या होगी, NCERT फैक्ट होंगे, उसके अंदर NCERT के फैक्ट होंगे। तो ये आने वाली जो बुक होगी वो आपकी बहुत अच्छी किताब होने वाली है। इससे आप क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना। दूसरी चीज़ है कि PYQ के लिए जो बायोलॉजी है वो भी मैं आपको बता दूं कि आपकी वाली, अपनी वाली पहले वाली बुक है तो अभी तो उससे कर ले लीजिए। लेकिन कब, मार्च मध्य मार्च तक है ना, मध्य मार्च तक क्या आ जाएगी, बायोलॉजी के लगभग 2500 क्वेश्चन की बुक आएगी। 2500 क्वेश्चन होंगे और उसके साथ में क्या होगा,
एक्सप्लेनेशन होगा और उसके साथ में क्या जोड़ी गई है, लगभग हम काम कर रहे हैं कि एनसीईआरटी भी उसके अंदर जोड़ा जाए। और स्पेशल एक बात है कि इस बुक को काम करने के लिए मैंने पहले भी बताया कि त्रिभुवन जी सर है, वो अपने साथ आ गए हैं काम करने के लिए और बायोलॉजी की एक अच्छी बुक काम करेंगे, अच्छी बुक आपको ला के देंगे जिसमें थ्योरी वाले। फिर हम जो ये ऑब्जेक्टिव वाली दे रहे हैं, मार्च के बाद में 1 महीने 2 महीने बैठ के 1 महीना बैठ के हम ऑब्जेक्टिव बुक ये अपनी थ्योरी वाली वन लाइनर के रूप में भी एनसीईआरटी की और आरबीएससी दोनों को मिला के बायोलॉजी की पहले किताब निकालने की कोशिश करेंगे, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ये जो मैटर है वो पीवाईक्यू हो गया। और तीसरी आपकी आती है एक टेस्ट सीरीज। अगर आप खुद को टेस्ट सीरीज तभी ज्वाइन करें जब आप खुद को चेक करना चाहते हैं। अब टेस्ट सीरीज में 2 चीज़ें आती है। सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज दो चलती है, जैसे एक तो ऑफलाइन चलती है और एक ऑनलाइन चलती है। वे स्टूडेंट जो घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे हैं वो 100% ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, क्योंकि पेपर में जो गलतियां होती है, माइनर मिस्टेक्स होती है, वो आपकी दूर कब होगी, जब आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दोगे। ये मैंने खुद ने फील किया था, क्योंकि मैंने पिछली बार कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट सही था, लेकिन मेरा टाइम जो पेपर करने का तरीका है वो मुझे पता नहीं था। और पेपर करने का तरीका है तो वो मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बता दिया है कि कैसे पेपर को हैंडल करना है। नहीं है तो फिर भी आगे एग्जाम आएगा तब बता दूंगा। तो ये आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन नहीं करते हो तो ऑनलाइन जरूर टेस्ट लें और उसमें टेस्ट की पीडीएफ भी आपको साथ में मिलती है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 3 चीज़ें हैं आपके पास में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका अपना मैटर पढ़ना है। जैसे अब आप किसी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी आप टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो, किसी टेस्ट सीरीज को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपनी जो मैटर है, आपका जो मैटर है उसे पढ़ लो। मैटर पढ़ लो, जो टॉपिक आपको 7 दिन में दिया हुआ है उसका मैटर क्या कर लो, पढ़ लो। टेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आप उसका मैटर पढ़ लो। फिर आप क्या करो, पीवाईक्यू बुक से क्या करो, क्वेश्चन लगा दो। पीवाईक्यू बुक से क्या करा दो, क्वेश्चन लगा दो। क्वेश्चन लगा दो कि आपने ये मैटर पढ़ा। जैसे सेल बायोलॉजी आपने पढ़ ली, फिर सेल बायोलॉजी से मैटर पढ़ लिया, सेल बायोलॉजी की पीवाईक्यू बुक से आप क्या लगा दो, क्वेश्चन लगा दो। अब क्वेश्चन लगाने के बाद में पिछली बार अपनी एक टेस्ट सीरीज हुई थी जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है तो उसके भी क्वेश्चन देख लो। उसको नहीं देखो तो वैसे भी बुक आएगी, उसके अंदर वो सारे होने वाले हैं। और फिर जाके आप क्या करो, टेस्ट अटेंड करो। फिर टेस्ट अटेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पता चलेगा कि आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी, सेल बायोलॉजी का मैटर मैंने पूरा पढ़ लिया, पीवाईक्यू बुक से क्वेश्चन भी लगा दिए, और भी आपके पास कहीं क्वेश्चन पड़े हैं तो वो भी लगा दिए। फिर मैंने 7वें दिन जाके टेस्ट दे दिया, मेरा स्कोर क्या बैठ गया, स्कोर 100% अच्छा बैठेगा। क्योंकि पहले आप पढ़ने के बाद में यहाँ आप टेस्ट देने जा रहे हो, एक बार मैटर और पढ़ लिया, पीवाईक्यू बुक से क्वेश्चन लगा दिए, फिर और भी कहीं से क्वेश्चन लगा के फिर जाके अपन टेस्ट देते हैं तो आपका स्कोर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रही है, 5 सेंटर पे बताया हुआ है, ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रही है। बहुत कम प्राइस में 20 टेस्ट करवाए जाएंगे और मक्खन वाले टेस्ट होंगे, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, मक्खन क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम के अंदर छपेंगे। तो ये आप एक तरह से अपने शेड्यूल को फॉलो करके चलते हैं तो आपको एग्ज़ाम तक ये अपने शेड्यूल के अंदर 6 बार सिलेबस तो मैं कब करवा दूंगा। 6 बार आपका सिलेबस अपने टेस्ट सीरीज के अंदर कब हो जाएगा, जून में हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, जुलाई बचेगी और अगस्त बचेगा। 2 मंथ के अंदर मेरा कुछ और प्लान रहेगा अच्छा सा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो सीधी बात है कि कहीं से कॉपी होके उठ के सीधा डालेंगे कि ये हम करवाएंगे। हुआ है पिछली बार, मैंने सब्जेक्ट टेस्ट का डाला, पहले कहीं से भी शेड्यूल डाला था उन्होंने, लेकिन जैसे ही मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का डाला तो खुद ने डाल दिया कि ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी करवाएंगे। तो वो बात है कि अभी नहीं मैं बताऊंगा, इसका प्लान मैं बाद में बताऊंगा कि ये जुलाई अगस्त के अंदर आपको क्या करना है, वो मैं प्लान बाद में लेके आऊँगा। अभी 6 बार अगर आप अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो आपका अच्छा सिलेबस 6 बार करवाया जाएगा, ये मेरी गारंटी। कैसे करवाया है, कैसे नहीं करवाना, वो मेरी गारंटी है, पढ़ना आपको है। बाकी ये मेरे वीडियो बनाने में मैंने जो भी बताया है आपको, इस तरह से अगर आप काम कर लेते हो, इस तरह से अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका मैटर भी अच्छा हो जाएगा। फिर एक चीज़, छोटी सी चीज़ और कहूँगा मैं कि बायोकेमिस्ट्री टीचिंग मेथड सब हो गई है, फिजिक्स है। अब कोई पढ़ रहा है कि फिजिक्स पढ़े या नहीं पढ़े। अब देखो पोस्ट बहुत क्या है, पोस्ट कम है, और कम पोस्ट का मतलब टोटल 261 पोस्ट है।
उन 261 पोस्टों के अंदर अगर आप तैयारी करते हो तो ये डर भी लगता है कि कम पोस्ट के अंदर फिजिक्स को छोड़े या नहीं छोड़ें। तो एक उम्मीद के साथ, मतलब आप अगर अच्छी रणनीति के साथ अच्छे टीचर से आप पढ़ते हो तो 6 से 7 टॉपिक तैयार कर लो। 6 से 7 टॉपिक का मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आपके राइट हो जाए, वैसा काम कर लो। 8 से 10 क्वेश्चन के लिए क्या करना है, किसी भी सर से कोर्स ले लो, जैसे योगेंद्र मील सर हैं, अपने उत्कर्ष वाले आशीष सर हैं, पंकज मिश्रा सर हैं, वहाँ से लेके आप क्या करो, फिजिक्स के जो 6 से 7 टॉपिक है वो त्रिभुवन सर ने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता रखा है कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं उनको आप पढ़ सकते हो। बाकी जिसकी फिजिक्स अच्छी है उसको तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना ही है, लेकिन जिनकी अच्छी नहीं है तो वो जिस दिन शेड्यूल के अंदर जो आपको टॉपिक त्रिभुवन सर ने बताया कि किस तरह से किनको बताना है, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा त्रिभुवन सर से कि एक वीडियो के अंदर बता दें कि बायोलॉजी वाले जो है, स्पेशली वो केमिस्ट्री या अपने फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं, एक बार वो बता देना। हम डाल देंगे, टेलीग्राम के ऊपर भी डाल देंगे, कोशिश करेंगे 10 टॉपिक आपको बताएंगे जिनको आप अच्छा से कर सकते हो। और उसके साथ में जो पुराने पेपर है उसके आधारित पर आपको तैयार करनी है। तो ये लगभग जो पूरा शेड्यूल रहेगा, अपनी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मैंने बताया हुआ है। फिर भी उसके ऊपर मैं एक बार वीडियो बना के कब से क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। पिछले एग्ज़ाम में जो भी संस्कृत एजुकेशन से अपने साथ जुड़े रहे हैं उनको बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ और उनके रेस्पॉन्स देखकर और आगे अच्छी मेहनत करने के लिए, मतलब मन करता है कि बहुत अच्छी मेहनत करें, तो वो भी कंटिन्यू रखें, मेहनत वो अच्छी कर ही रही है। ये दोनों किताबें आपके पास में, जो अपनी केमिस्ट्री वाली है वो भी आ जाएगी और बायोलॉजी वाली है वो भी आ जाएगी। फिर मैं और त्रिभुवन सर दोनों मिलके बायोलॉजी की एक वर्नलर या फिर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट वाली बुक पे काम करेंगे, जो आपके लिए एग्ज़ाम में एक अच्छी रामबाण बुक हो के साबित हुए। उम्मीद करता हूं कि अगले एग्ज़ाम में भी हम मिलकर अच्छा काम करेंगे और सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। अभी 75 हुए हैं, आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर 100% बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम के अंदर। और जो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन हैं वो कहीं नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन जो सीधे एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट छपे हैं, वैसे क्वेश्चन अगले टेस्ट सीरीज में भी हम लाने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स को भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। त्रिभुवन सर से कहूँगा कि आप फिजिक्स पे भी अगर काम करना चाहें तो फिजिक्स के लिए इनके लिए सॉल्ट में एक मैटर, बिल्कुल सॉल्ट में जो फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उनको आप बना के डाल दीजिए ताकि ये काम करें। अगर बुक का रूप देना चाहो तो आप बुक ला के दे दीजिए इनको, क्योंकि ये पढ़ेंगे फिजिक्स इस बार थोड़ी बहुत। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लेते हो। बाकी दूसरी चीज़ ये कह रहा हूँ कि मैं टेलीग्राम पे ऊपर कुछ ना कुछ डालता रहूँगा। जो अपना कौन सा समुद्र, बताइए कौन सा समुद्र, येलो जो आपका समुद्र है उसके अंदर डूबना पड़ेगा। उस येलो समुद्र में डूबने के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में डालता रहूँगा और वो आप क्या करना है, अपने मैटर के अंदर ऐड करते रहना या पीडीएफ बनाते रहना। लास्ट में उस पीडीएफ को निकाल के पढ़ते रहना। आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। बाकी मेरे नंबर आपके पास होंगे 63 76 31 34 22। कभी भी आप कॉल करके, जब भी मैं कॉल उठा सकता हूं, मैं फ्री रहूँगा, मैं कॉल उठाऊंगा और आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपके हर समस्या को, हर मुसीबत को दूर करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम से संबंधित, मेरे सेकंड ग्रेड से संबंधित मेरे से कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कुछ मैटर चाहिए, तो वो भी मैंने डाल रखा है अपने टेलीग्राम पे। जो मैटर है वो किसी भी टेलीग्राम के ऊपर ऐसा मैटर नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन सीधे शेयर किए जाते हैं और वो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो ऐसी बातें हैं। तो ये मतलब एक आरपीएससी के पैटर्न को समझना होता है कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनेगा, वो बताया है। तो जो भाई जिन्होंने संस्कृत एजुकेशन को अच्छे से तैयार किया है वो इस तरह से कर सकते हैं। ये तो मैंने सब्जेक्ट का बता दिया। अब जीके के लिए आपके लिए मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, या आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, मैं आपको सारी हेल्प करूँगा, बहुत अच्छी हेल्प करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इतना ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि शेयर करना, सब्सक्राइब करना जो भी होता है वो आप अपने मन से करते हो, किसी के कहने से नहीं किया जाता है। इच्छा हो तो कर देना, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई धक्का मुक्की वाला काम नहीं है। अपने आपकी इच्छा होगी
और काम अच्छा कर रहे हैं। 9 महीने के अंदर आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से करवाया जाएगा और अच्छे से शुरू किया जाएगा। बाकी कोई वीडियो टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन की भी बात करते, मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन करवाऊँ, क्योंकि अभी इतना मैनेजमेंट नहीं बैठ रहा है कि सीधे ही वो लगा दे पैनल और फिर अपन कर ले। कोशिश करूँगा कि फरवरी या मार्च तक एक पैनल लगा लूँ, तो कोशिश करूँगा, हुआ तो कर दूँगा। बाकी जो आपका क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्यूशन करते रहेंगे, पूछते रहना, जवाब में देता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।